Hello everyone. Now we are going to discuss about assembly language programming and this is our first lecture. स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या होती है? क्या जिस तरीके से सी प्रोग्रामिंग होती है, जैसे सी प्लस प्लस होती है, जैसे जावा होती है, क्या वैसे ही असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी होती है? जो कॉन्सेप्ट हम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं, क्या सेम कॉन्सेप्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज़ होता है? स्टूडेंट्स के इन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इन लेक्चर्स के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यदि आपको सी प्रोग्रामिंग आती है या सी प्लस प्लस आती है या फिर जावा आती है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, देन आपके लिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को समझना बहुत ईजी रहेगा। अगर नहीं भी आती है तो कोई इशू नहीं, हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको ये प्रोग्रामिंग खुद ही ईजी लगने लग जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चलते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने है ORG 100H, MOV AX 0B800H, MOV DS AX, MOV CL, देन यहाँ पर एक वैल्यू है A, ओके। अगेन MOV CH, यहाँ पर एक वैल्यू है 1101_4 × 1B। देन MOV BX 15EH, देन MOV BX CX, देन RET। यदि हम लोग इस प्रोग्राम को देखें तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि आखिर ORG क्या होता है, 100 के आगे H क्यों लगा हुआ है, MOV क्या है, AX क्या होता है, DS क्या होता है, CL क्या होता है, CH क्या होता है। अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमको इंटीजर के बारे में पता है कि एक वेरिएबल हम बनाते हैं, उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, बट यहाँ पर तो हमें कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल नहीं दिख रहा है, ओके। आखिर जो BX है, BX को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा है, RET क्या होता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको इस एपिसोड के अंदर मिलेंगे एंड जो भी क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट की तरफ से आते जाएंगे हम उनको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लेक्चर में डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो कोई इशू नहीं, जब भी हमको यहाँ पे यूज़ पड़ेगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। बाइनरी नंबर मीन्स 0 या फिर 1, हेक्साडेसिमल मीन्स यदि हम लोग देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E एंड 15 के लिए F। ये 2 टाइप्स के नंबर सिस्टम का हमको नॉलेज होना ज़रूरी है। अब जैसे अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर देखूं तो आपको H यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये H रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को, और आपको यहाँ पर B दिखाई दे रहा होगा, ये B रिप्रेजेंट करता है बाइनरी नंबर सिस्टम को। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर में नंबर सिस्टम पढ़ने का क्यों बोल रहा था, यही कारण था। अगर आपको नहीं पता नंबर सिस्टम के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, एक एपिसोड हम नंबर सिस्टम के ऊपर भी बना देंगे। लेकिन अभी आपको H और B देख के समझ जाना है कि हेक्साडेसिमल है कि बाइनरी है। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर प्रोग्राम के अंदर AX क्या था, ओके, प्रोग्राम के अंदर BX क्या था, CL क्या था। तो इनको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे हमको पता है कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो है लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अलावा एक और लैंग्वेज आती है लो लेवल के अंदर, वो होती है मशीन लेवल लैंग्वेज। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है डेट इज मोर क्लोजर टू हायर लेवल लैंग्वेज। ऐसा क्यों? बिकॉज असेंबली लैंग्वेज के पास में MOV करके इंस्ट्रक्शन है, ADD करके इंस्ट्रक्शन है, ओके। ये इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज को, जो कि लो लेवल है,
फिर भी हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ पुश करती है। बस जो मशीन लेवल लैंग्वेज है उसके कंपेयर में यदि हम लोग देखें तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। वैसे अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि AX BX वगैरह क्या होता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बारे में। अब कंप्यूटर स्ट्रक्चर मैंने क्यों बोला, कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता होना चाहिए मेमोरी हायरार्की के बारे में। मेमोरी हायरार्की जैसे CPU रजिस्टर्स, देन आता है कैच मेमोरी, देन आता है मेन मेमोरी, देन आता है सेकेंडरी मेमोरी, देन आता है टर्सरी मेमोरी। तो यहाँ पर जिस रजिस्टर्स की बात हो रही है, जो फर्स्ट मेमोरी यहाँ पर है CPU रजिस्टर, ओके। तो इसी के अंदर आते हैं AX BX CX, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको पता होना चाहिए सिस्टम बस के बारे में भी। सिस्टम बस आखिर क्या करती है? सिस्टम बस इज़ नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि CPU क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि रैम क्या होती है, ओके। तो हम लोग अगेन आते हैं रजिस्टर्स के ऊपर। तो पहले मैं बात करूंगा जनरल पर्पस रजिस्टर्स की। जनरल पर्पस रजिस्टर्स, इन रजिस्टर्स के अंदर आता है AX BX CX DX। यदि हम लोग AX को देखें तो AX आर नाउन एज एक्यूमुलेटर रजिस्टर, BX आर नाउन एज बेस एड्रेस रजिस्टर, और जो CX होता है वो कहलाता है काउंट रजिस्टर, और DX कहलाता है डेटा रजिस्टर। नेम से हमको क्लियर हो रहा है, ओके। लेकिन जो AX होता है, AX को हम दो रजिस्टर में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है H या फिर AL, मैं H यहाँ पे पुट कर देता हूँ, एंड दूसरा होता है AL। BX को भी हम दो रजिस्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है BH एंड दूसरा होता है BL। हम CX को भी डिवाइड कर सकते हैं CH एंड CL के अंदर, और DX को भी हम डिवाइड कर सकते हैं DH एंड DL के अंदर। अब यदि आप प्रोग्रामिंग के अंदर देखोगे, हमने AX यूज़ किया है, ओके, हमने CL यूज़ किया है, हमने CH यूज़ किया है, हमने BX यूज़ किया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमने यहाँ पर ये यूज़ किए हैं 2 कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर्स में, दीज आर नथिंग बट रजिस्टर्स। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिर डिवाइडेड किया गया है मीन्स क्या। हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइज ऑफ AX रजिस्टर इज 16 बिट। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, जो AH है उसकी साइज कितनी है 8 बिट, और जो AL है उसकी साइज कितनी है 8 बिट। अब हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, ओके। अगर हमारे पास में AX इक्वल टू 0 0 1 1 4 टाइम्स 0 है, ओके, देन हमने 3 टाइम्स 0 यहाँ पर रख दिया, देन हमने यहाँ पर 3 टाइम्स 1 रख दिया, लगा के यहाँ पर हमने पुट कर दिया B, ओके। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैं इसको पहले यहाँ पे 2 पार्ट्स में अलग कलर में पुट कर देता हूँ। हमने येलो कलर में रख दिया 8 बिट को, और जो रिमेनिंग 8 बिट है उसको मैंने अलग कलर के अंदर पुट कर दिया, ओके। अब यदि हम AH में देखें तो AH के अंदर क्या जाएगा 0 0 1 1 4 टाइम 0, हमने AH के अंदर पुट कर दिया। अब यदि हम AL के अंदर देखें, सो जो रिमेनिंग 8 बिट है वो जाएगी AL के अंदर,
ठीक है, इस तरीके से हमने क्या AX की जो वैल्यूज़ थी उसको दोनों रजिस्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अगर सिंपल हम लोग देखें तो AX इक्वल टू AH प्लस AL। अगर AX 16 बिट है तो AH 8 बिट होगा, AL 8 बिट होगा। वन मोर थिंग, अब यदि हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हैं, ओके, इफ वी मेक चेंजेस इन AH और AL, okay, it will reflect in AX। अब किस तरीके से हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि यही वाली वैल्यू जो हमारे पास में थी, ओके, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि AH के अंदर चेंजेस करता हूँ। AH में हमने 00 को 11 कर दिया, तो सेम थिंग AX के अंदर भी हो जाएगी। यदि हमने AL के अंदर लास्ट के 21 को 00 कर दिया, सेम थिंग AX के अंदर भी हो जाएगी। इस बात का हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे हमने 16 बिट की साइज AX रजिस्टर की बताई थी, हो सकता है कि यहाँ पर सारे रजिस्टर्स की इंडिविजुअल साइज 16 बिट्स हो। हमने ये भी देखा है कि हर रजिस्टर के आगे उसका काम दिया गया, नेम से मालूम पड़ रहा है, बट एक्चुअली होता क्या है, कौन सा रजिस्टर किस काम में आएगा ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर पे। प्रोग्रामर डिसाइड करता है कि AX को कैसे यूज़ करना है, प्रोग्रामर डिसाइड करता है BX को कैसे यूज़ करना है, CX को कैसे यूज़ करना है और DX को कैसे यूज़ करना है। और ये सारे नोट्स जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, इसको मैं पुट कर दूंगा easyexamnotes.com पे। जिस तरीके से जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, ठीक वैसे ही सेगमेंट रजिस्टर्स भी होते हैं। सेगमेंट रजिस्टर जिसमें आता है CS, DS, ES और SS। अगर हम लोग प्रोग्राम के अंदर देखें तो कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने AX की बात कर ली, CH, CL की बात कर ली, BX की बात कर ली, लेकिन DS क्या होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो DS है वो आता है सेगमेंट रजिस्टर के अंदर। सो यदि हम CS को देखें, so this register indicate the segment which contains current program। अगर हम लोग DS की बात करें तो these registers indicate the segment where variables are defined and ES are the extra segment registers। इनका यूज़ क्या होता है अभी हम लोग देख लेंगे। एंड SS रजिस्टर्स इंडिकेट द सेगमेंट वेयर, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सेगमेंट कंटेनिंग स्टैक। अब यदि हम लोग देखें तो रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर्स आर नथिंग बट मेमोरी। ओके, डेट मीन्स सेगमेंट रजिस्टर्स भी यहाँ पर क्या है, मेमोरी है। तो इसका मीनिंग ये है कि वी कैन स्टोर एनी डेटा इन सेगमेंट, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। जिस पर्पज़ के लिए रजिस्टर को बनाया गया है उसको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। जो सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं ये वर्क कर लेते हैं जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स के साथ में। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, ओके, तो इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए सेगमेंट रजिस्टर्स और जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स दोनों को साथ में यूज़ किया जा सकता है। अब जिस तरीके से सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं ठीक वैसे ही स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स भी होते हैं, जैसे कि IP, जैसे कि फ्लैग रजिस्टर। अगर हम लोग IP की बात करें तो IP रजिस्टर इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और जो फ्लैग रजिस्टर होता है इट डिटरमाइंस द करंट स्टेटस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। वैसे फ्लैग रजिस्टर का यूज़ भी किया होगा आपने, जैसे अगर मैं सिंपल C प्रोग्रामिंग की बात करूं, ओके, तो C प्रोग्राम के अंदर हमने कोई वेरिएबल बनाया इंटीजर फ्लैग, ओके। अब हमने ऐसी कंडीशन रखी कि अगर फ्लैग इक्वल टू 1 होता है तो प्रोग्राम हमारा रन होगा, अगर फ्लैग इक्वल टू 0 होता है तो प्रोग्राम हमारा रन नहीं होगा।
ठीक उसी तरीके से फ्लैग रजिस्टर भी होता है जो कि करंट स्टेटस बताता है माइक्रो प्रोसेसर की। हो सकता है कि फ्लैग रजिस्टर के अंदर वैल्यू 1 हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू 0 हो। अब जैसे यदि हम लोग यहाँ पर देखें, आईपी रजिस्टर CS रजिस्टर के साथ में काम करता है और ये बताता है कि करंटली कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन हम इन रजिस्टर्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं AX रजिस्टर्स की बात करूं, ओके, तो AX को हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है स्पेशल रजिस्टर्स की तो इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता। अब भले हम डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए स्पेशल रजिस्टर्स को, लेकिन इनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। इसके लिए भी ट्रिक्स है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ नॉट द एंडिंग। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लेक्चर 2 और वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर मेमोरी को कैसे एक्सेस किया जाता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। अगर आप कहेंगे तो हम सेकेंड लेक्चर बनाएंगे, अगर आप कहेंगे तो हम सेकेंड लेक्चर नहीं बनाएंगे, बिकॉज हमें डिस्कस बहुत कुछ करना है। ये तो जस्ट स्टार्ट किया है हमने। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।